दोस्तों, जब बात किसी हूण शासक या फिर किसी मंगोल शासक की होती है तब पुराने इतिहास का एक ऐसा चलचित्र सामने आने लगता है जिसे सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई मंगोल शासकों और हुण शासकों के साम्राज्य और उनके द्वारा किए अत्याचारों के कई वीडियोस हम अपने चैनल पे ला चुके हैं, जिन्हें आपने देखा भी है और काफी पसंद भी किया है। आज की भी वीडियो एक ऐसे ही शासक के ऊपर है जो कि मंगोलों के साम्राज्य से ही है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चंगेज खान के पोते कुबलई खान की। दोस्तों, जिंदा लोगों के हाथ पैर उखड़वा देने की सजा देने के लिए मशहूर कुबलई खान अपने दादा चंगेज खान से भी ज्यादा क्रूर और खतरनाक था। वो ऐसी यातनाएं देता था जिसके बारे में जानकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, चंगेज खान की मृत्यु के बाद मंगोलों की स्थिति मानो कुछ ऐसी हो गई थी जैसे कि उनकी रीढ़ की हड्डी ही टूट गई हो। चंगेज की मृत्यु के बाद उसके सारे दुश्मन जो कि चंगेज के डर से दबे बैठे थे, वो सभी एक बार फिर से सक्रिय हो गए थे और उन्होंने काफी मात्रा में मंगोलों से लूटपाट की। चंगेज खान की मृत्यु के बाद ही मंगोलों में आपस में ही स्त्रियों, जमीनों और जागीरों को लेकर झगड़ा होने लगा था, जिसका फायदा आसपास के कुछ राजाओं ने भरपूर उठाया था। और ये लड़ाई मंगोल के आसपास के इलाकों में रहने वाले कबीलों परिवारों में होती थी। इन सारे कबीलों को चंगेज खान ने जीता था और इन सभी कबीलों पर चंगेज खान की सल्तनत चलती थी। लेकिन चंगेज खान के मरते ही उसका डर भी मर गया था। लेकिन उसी समय करीब 13वीं शताब्दी के आसपास मंगोलों की अगली पीढ़ी अपने पूर्वजों की बहादुरी के किस्से सुनकर बड़ी हो रही थी। उसी में से एक नाम कुबलई खान का भी था, जिसका जन्म 1215 में हुआ था। कुबलई खान चंगेज खान के बेटे तोलुई और सोरगा घटनी बेकी नाम की एक महिला का चौथा और सबसे छोटा बेटा था। उसकी मां केरीड संघ की नेस्तोरियन ईसाई राजकुमारी थी। कुबलई खान और उसके भाइयों का पालन पोषण उनकी मां ने किया था, जो एक बुद्धिमान और सहिष्णु महिला थी। जब कुबलई खान का जन्म हुआ तो मंगोल साम्राज्य की सीमाएं कैस्पियन सागर से पूर्व में प्रशांत सागर तक फैल गई थी। उसी वर्ष कुबलई खान ने एक बड़ी मंगोल सेना लेकर चीन की उत्तरी राजधानी येनचिंग पर कब्जा कर लिया था, जिसे आज बीजिंग के नाम से जाना जाता है। उत्तरी चीन की राजधानी पर कब्जा करते ही चीन का शाही परिवार दक्षिण की ओर भाग गया। कहते हैं कि कुबलई खान के आदेश की वजह से उस समय मंगोलों ने वहां के सारे पुरुषों को मारकर उनकी स्त्रियों और लड़कियों को सुरक्षित अलग रख दिया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि उन्हें चीन को मंगोल साम्राज्य में बदल देना है। इसीलिए उन्होंने वहां की स्त्रियों को अलग रखा और मंगोलों की सेना ने उन स्त्रियों से बच्चे पैदा करने के उद्देश्य से संबंध बनाए और एक एक महिला से कई सालों तक करीब 10-10 बच्चे पैदा किए। दोस्तों, चंगेज खान जोश से काम लेता था क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ी सेना थी। लेकिन उसका पोता यानी कुबलई खान, जो कि अपने दादा की कहानियों को सुनकर उनके द्वारा की गई गलतियों को समझ गया था, इसलिए उसने ताकत और जोश के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि उसका कहना था कि अगर किसी परिवार को तोड़ना है तो उस परिवार की स्त्रियों को बहकाओ। उसकी ये रणनीति कई जगह पर काम भी आई। लेकिन चंगेज खान का कहना था कि जो उसकी बात नहीं माने उसे मार दो और लोगों के दिलों में अपने प्रति डर पैदा करो। लेकिन कुबलई खान अपने दादा की ही युद्ध रणनीति को ही इस्तेमाल करता था, बस उसमें धैर्य था। और कुबलई खान ने अपने दादा चंगेज खान से प्रेरित होकर 1279 में ही दक्षिणी चीन पर आक्रमण किया और दक्षिणी चीन के सांग राजवंश पर विजय प्राप्त की। कुबलई खान की ये बहुत बड़ी जीत थी। दक्षिणी चीन पर जीत हासिल करने के बाद कुबलई खान का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था, क्योंकि वो पहला ऐसा मंगोल शासक था जिसने लगभग आधे से ज्यादा चीन पर अधिकार कर लिया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि कुबलई खान ने 1279 से पहले कोई जीत हासिल नहीं की थी, बल्कि उसने 1241 में जब चंगेज खान के तीसरे और सबसे काबिल बेटे ओगोदोई खान की मृत्यु हो गई थी, तब कुबलई खान ने अपने बड़े भाई मोंगके को उत्तरी चीन का वायसराय यानी कि वाइस किंग घोषित कर दिया था।
दोस्तों, ओगोदोई खान यूनान को जीतना चाहता था, लेकिन उसकी मृत्यु के चलते ये नहीं हो पाया। लेकिन 1252 में ही मंगोलों ने कुबलाई खान को यूनान पर हमला करने का आदेश दिया और कहा कि अगर तुम इस हमले के बाद युद्ध को जीत लेते हो तो तुम्हें सेना का प्रमुख बना दिया जाएगा और तुम्हें एक बड़ी सेना का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। कुबलाई खान ने इस हमले के लिए थोड़ा समय मांगा, क्योंकि कुबलाई खान का यह पहला बड़ा हमला होने वाला था। इससे पहले उसने छोटे छोटे कबीलों और राज्यों पर ही हमला किया था। एक काफी लंबा अंतराल लेने के बाद कुबलाई खान ने साल 1256 के करीब यूनान पर हमला किया और उसे जीत लिया। कहा जाता है कि कुबलाई खान ने जब यूनान पर हमला किया तो उस समय उसके अंदर चंगेज खान का रूप देखा जा सकता था। कहते हैं कि यूनानी सेना को उसने अकेले ही बुरी तरह से रौंद दिया था। यूनान की हार के बाद मोंगकी को और भी विश्वास हो गया था कि उसका भाई कुबलाई खान अब राज्यों की जिम्मेदारी लेने के योग्य हो गया था। दोनों भाई मिलकर राज्यों की सीमाओं का विस्तार कर रहे थे, लेकिन अचानक 1259 में मोंगके की एक युद्ध में चोट लगने की वजह से मृत्यु हो गई। मोंगके की मृत्यु ने कुबलाई खान को और ज्यादा खूंखार बना दिया था। बड़े भाई की मृत्यु के बाद कुबलाई खान ने स्वयं को द ग्रेट खान की उपाधि दी और खुद मंगोल सल्तनत की गद्दी पर बैठ गया, क्योंकि उसका कहना था कि उसके भाई के अलावा कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जिसके ऊपर वो भरोसा कर सके। इसलिए उसने ऐसा किया और अपना वर्चस्व दूर दूर तक फैलाने के लिए उसने अपनी राजधानी को भी बदल दिया। उसने अपनी नई राजधानी बीजिंग को बनाया और बीजिंग का शासक बन गया और बीजिंग में ही अपने साम्राज्य का नाम युआन रखा। कुबलाई खान चीन पर शासन करने वाला पहला शासक बन गया था। कुछ पुराने लेखों के द्वारा इस बात का पता चलता है कि कुबलाई खान दक्षिणी चीन की राजकुमारी को पसंद करता था, लेकिन वो पहले से शादीशुदा थी। इसलिए कुबलाई खान ने पहले रानी के पति को मार दिया और फिर शादी का प्रस्ताव भेजा, लेकिन रानी ने मना कर दिया, जिसके बाद कुबलाई खान ने रानी को महल से उठवा लिया और फिर अपने कक्ष में बंदी बनाकर रखा। कहते हैं कि कुबलाई खान उस समय अपनी ताकत के नशे में इतना चूर था कि उसने रानी का मात्र कुछ ही दिनों में ऐसा हाल किया कि रानी को खड़े होने में भी तकलीफ हो रही थी। उस समय मंगोल के मुख्य सलाहकार कन्फ्यूशियस हुआ करते थे। उन्होंने कुबलाई खान से ये सब करने का कारण पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो कुबलाई खान का जवाब था कि जो मेरी मर्जी के खिलाफ होगा उसका यही हाल होगा। उसके इस बयान से पूरे महल में एक बार फिर से दहशत फैल गई थी। कहते हैं कि जब कुबलाई खान छोटा था, जिस समय वो सैन्य प्रशिक्षण सीखने के लिए जाया करता था, तो उसके साथ उसकी चचेरी बहन भी सैन्य प्रशिक्षण के लिए साथ जाया करती थी। एक दिन कुबलाई खान और उसके कुछ साथियों ने मिलकर पहले उस लड़की से बदतमीजी की और फिर उसके साथ गलत काम किया। कहते कि वो लड़की बाद में मां बन गई थी, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। ऐसे कई सारे मामले हैं जिनसे इस बात का साफ पता चलता है कि कुबलाई खान अपने दादा चंगेज खान की तरह ही एक जानवर ही था, जिसे केवल जिस्म और धन दौलत से प्यार था। कुबलाई खान ने जब 1279 में युआन नाम का राज्य बसाया तो वहां की औरतों और लड़कियों के साथ कुबलाई खान और उसकी मंगोल सेना ने करीब 2 साल तक जबरदस्ती की ताकि उनसे और बच्चे पैदा हो सकें, और ऐसा हुआ भी। लेकिन उनमें से कुछ महिलाओं ने अपनी जान दे दी थी और कुछ बची हुई महिलाओं ने कैसे भी करके अपने गर्भ में पल रहे बच्चों को मार दिया था और कुछ ही मां बन सकी। लेकिन उनसे मंगोलों की संख्या में कुछ खास असर नहीं पड़ा। कुबलाई खान ने इस चीज को चंगेज खान से सीखा था। अपनी उम्र के शुरुआती दौर में वो चंगेज खान की कुछ रणनीतियों को गलत बताता था, लेकिन जैसे जैसे कुबलाई खान की उम्र बढ़ने लगी वैसे वैसे वो चंगेज खान से ज्यादा खतरनाक हो गया था। चाइनीज फिलोसोफर कन्फ्यूशियस ने अपने लेख में लिखा है कि कुबलाई खान अपनी पत्नी छवि से बहुत प्रेम करता था और वो छवि के मुंह से निकली हुई हर बात को पूरा करता था। एक बार छवि ने कहा था कि उसे किसी गोरे इंसान का मांस खाना है, तो कुबलाई खान ने अपने खास दरबारी को ही मरवा दिया था, जो कि देखने में दूध की तरह गोरा था। 1281 में अपनी पसंदीदा पत्नी छवि की मृत्यु और 1285 में अपने सबसे बड़े बेटे की मृत्यु के बाद कुबलाई खान इतना ज्यादा पागल हो गया था कि वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने लगा था और जो भी लड़की उसे दिखती वो उसके कपड़े उतरवाकर उसे चाबुक से मारता था। इसी दौरान उसने अपनी गद्दी भी छोड़ दी थी। ऐसे ही एक दिन उसने बहुत अधिक मात्रा में शराब पी और उसके बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि कई इतिहासकारों का कहना है कि कुबलाई खान को अंजीर की खीर काफी ज्यादा पसंद थी और अपनी मृत्यु के दिन उसने शराब पीने के बाद अंजीर की खीर खाई थी,
जिससे उसकी बॉडी में रिएक्शन हुआ और उसकी मौत हो गई। हालांकि कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि उसकी मौत एक सोची समझी साजिश थी, जिसकी वजह से 18 फरवरी साल 1294 में 79 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई और उसे मंगोलिया में खानों की गुप्त कब्रों में दफना दिया गया। कुबलाई खान के मरते ही चीन में मंगोलों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया था और करीब 30 साल के अंदर चीन से सारे मंगोलों को भगा दिया गया था। कुबलाई खान ने अपने जीवन में वो सारे काम किए जो वो चाहता था और उन सब पर सफलता भी पाई, लेकिन उसका एक काम जिसे वो करना चाहता था वो अधूरा रह गया। कुबलाई खान पूरे भारत को मंगोलों का गुलाम बनाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया और ना ही कभी कोई ऐसा कर पाएगा। दोस्तों, अपने दादा चंगेज खान की राह पर चलने वाला कुबलाई खान अंत में अपने दादा से भी ज्यादा बर्बर हो गया था। वैसे दोस्तों, इतना सब जानने के बाद कुबलाई खान के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।